डैड, जैक्स कहाँ है? जेम्स जैकोब आगे पीछे दाखिल हुए तो हैज़ी तो बाप को देख सीधा हो गया, लेकिन तसल्ली थी। दादा वहीं बैठे थे। आराम कर रहा है, तुम्हें क्या काम पड़ गया उससे? जैक ने सिगरेट एस्ट्रे में सुलगाई। पूरा लॉस वेगास जल उठा है कार्टर की मौत पर। जेम्स ज़रा गुस्से से बोला। देखो जेम्स, जिसे जाना होता है वो जाकर रहता है। जैक मध्यम सा मुस्कुराया। डैड प्लीज़ आप उसे समझाएं, वो ये सब ना करे। हम कोशिश कर तो रहे हैं, न्यूयॉर्क हमारी थी, हमारी ही है। न्यूयॉर्क को हासिल करने के लिए वो ये खून रेसी क्यों कर रहा है? जेम्स सोफे पर बैठ गया। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने कहा है ना कि मैं खुद न्यूयॉर्क को इस पार्कर से हासिल कर लूँगा। जेम्स के बोलने पर जैक हल्का सा मुस्कुराया। और अगर मैं कहूँ तुम्हारी इस यूजलेस मोहब्बत की वजह से मेरी चीज़ मुझसे जुदा हुई है, अगर इस रात तुम पार्कर को मार देते तो आज एक सांप हमारे ऊपर डसने को फन फैलाए बैठा ना होता। जेम्स लब दबा गया। वेयर इज पर्ल? जैक तंजिया मुस्कुरा दिया और जैकोब से सवाल करने लगा। मॉम वरिड है डैड। नो प्रॉब्लम, वो सालों से मेरे साथ है। एनीवेज टेक इट ईजी। वो जेम्स को देखता उसे तसल्ली देता बोला। ईजी तो तब होगा जब जैक्स आपके इशारों पर चलना बंद करेगा। जेम्स ने भी बाप पर तंज उछाला। माई सन, ही इज़ रेडी फॉर वॉर। वो मेरे इशारों पर नहीं है, वो अपने दिमाग से चलता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जानता है उसे क्या करना है। जेम्स को जताकर वो उठ गया, जबकि जैक किसी परेशानी का सुनकर वहाँ सबके बीच से उठ गया था। और वो सब भी जानते थे कि वो अब कहाँ जा रहा है। तुम किस खुशफहमी में दांत निकाल रहे हो? जैकोब ने तीखी नज़रों से हैज़ी को देखा। डैड प्लीज़ यार, जैक्सन का जलजला मुझ पर ना निकालें। आई एम गोइंग टू ए स्पेशल डेट। वो आंख दबाता जल्दी से सोफे पर से उठा। बिल्कुल मुझ पर गया है। जैकोब सुकून से मुस्कुराया और जेम्स ने घूर कर उसे देखा। लॉस वेगास की पुरसुकून हवा में रात के 2 बजे उसने गहरा सांस भरा था। आंखों ने चारों समेत हरकत की और उसे दूर अपना टाइगर दिखाई दिया जो संगलाख जंगले में सो रहा था। हाँ, यहाँ वो हार जाता था कि जैक्सन जैक पर गया था। उसे ज़्यादा सोने की आदत नहीं थी और रात उसे बहुत पसंद थी, क्यों ना के हर तरह खामोशी और एक गहरा अंधेरा जो छा जाता था। उसने जीन्स पर हल्फ स्लीवलेस शर्ट डाली और अपने कमरे से निकला तो उसके घर का मुलाजिम और इसका भाई हैज़ी सब ख्वाबों खरगोश के मज़े ले रहे थे। वो पानी की बोतल हाथ में लेकर अपने ही घर में बने जिम की तरफ बढ़ने लगा। गुड टू सी यू सन। संजीदा आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा और यकदम मुस्कुरा दिया। हे डैड। वो जेम्स की जानिब बढ़ा और जेम्स ने उसे सीने से लगा लिया। कैसे हो तुम? वो पूछने लगा। परफेक्ट, जैक्स ने जैसे अपना आप दिखाया। जेम्स हल्का सा मुस्कुराया और जैक्सन फिर से चलने लगा, जबकि जेम्स भी साथ था। आज मेरे साथ वर्कआउट करने का इरादा है? उसने ज़रा निगाह घुमा के बाप को देखा। हाँ, इसी बहाने तुम दस्तयाब हो गए हो मुझे और मैं कुछ बातें भी कर सकता हूँ तुमसे, जबकि डैड यहाँ नहीं है। जेम्स नफ़ी में सर हिलाता उसके साथ ही चल रहा था। जैक्सन ने पानी की बोतल खोली और लबों से लगा ली। वो दोनों एक लंबा लॉन पार करके दूसरी तरफ बनी बिल्डिंग की जानिब बढ़ रहे थे, जो मुकम्मल कांच से ढकी थी और सियाह शीशे उसे इस अंधेरे में छुपाए हुए थे। वो जैक्सन का जिम था, जहाँ वो रात के इसी पहर पाया जाता था। आप दादा से इतना डरते क्यों हैं? उसने वर्कआउट के लिए ट्रेडमिल का चुनाव किया, जबकि जेम्स ने इसको ज़रा आईब्रो झुकाकर देखा। तुम्हारे दादा से जेम्स रोबो डरता है, ये मज़ाहिया नहीं है। जेम्स ने डंबल्स उठा लिए। जैक्सन के लब ज़रा से मुस्कुराए और फिर वो ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। जेम्स ने मुड़कर देखा, वो हाई स्पीड में दौड़ रहा था। ट्रेडमिल की स्पीड हद से ज़्यादा थी और वो इस पर दौड़ रहा था। उसके भागने की आवाज़ और उसकी पेशानी पर लम्हों में फैलता पसीना। जेम्स उसे खड़ा देखता रहा। वो जुनूनी सा था और इसके भागने में भी एक जुनून था। तुम्हें न्यूयॉर्क में लेकर दूंगा, ये ज़िद छोड़ दो। जेम्स की आवाज़ पर यकदम उसने ट्रैकमील के बटन पर हाथ मारा और ट्रैकमील रुक गया। उसने चेहरा मोड़कर बाप को देखा, जो संजीदगी से उसे देख रहा था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, वो सपाट लहजे में बोला। जैक्स, डैड तुम्हें गलत गाइड कर रहे हैं। यारा, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिला तो तुम बुरा फंसोगे। तुम पिछले 4 साल से शहर में सिर्फ जमानत पर घूम रहे हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। आप मुझे दादा के खिलाफ करने आए हैं। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। नहीं, लेकिन माफिया के कुछ उसूल हैं जिन्हें तुम तोड़ रहे हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सपाट लहजे में उसे देखने लगा। तुम्हें अंडरवर्ल्ड का माफिया बनना है जैक्स। तुम्हारे यही हालात रहे तो तुम्हारी जगह किसी और को मिल जाएगी। जेम्स भड़का, जबकि जैक्सन मुस्कुरा दिया। किसे? हेज़ी को या मार्क को या जॉर्डन को? डैड, मुझे अंडरवर्ल्ड का माफिया नहीं बनना। ये गैंगस्टर, ये माफिया सब बड़े उसूलों के साथ चलते हैं और मेरी ज़िंदगी में कोई उसूल नहीं है। या तो ज़िंदगी है या मौत, बात ख़त्म। उसने सर लेचे में कहा और डंबल उठा लिया। तुम सबको अपने खिलाफ कर लोगे? वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे हुजूम पसंद भी नहीं। उसने सर झटका। जेम्स ज़रा गुस्से से इसे देखने लगा, जबकि जैक्सन अपने काम में मगन रहा।
अब अगली सुबह तुम क्या करने वाले हो? जेम्स ने जब्त करते हुए पूछा। मॉम से मिलूंगा, फिर मिलना हो ना हो, और पर्ल से भी, आई मिस हर। उसने डंबल छोड़ा और अपना पसीना एक तौलिया से साफ किया। उसके वजूद पर पसीने की बूंदें बन गई थीं। जेम्स ने गहरा सांस भरा। दादा को इज्जत देते हो और दादी को नहीं, वो इसे घूरते हुए बोला। वो वाहिद औरत है जो मुझे पसंद है, वो संजीदगी से बोला। खैर, तुम्हारी माँ से पहले वो वाहिद औरत थी जो मुझे पसंद थी, मुझे आशिकी का शौक़ नहीं। ये तो खैर वक्त बताएगा, देख लीजिएगा। वो शाने उचका गया। तुम अपनी माँ से और पर्ल से मिलने के बाद न्यूयॉर्क जा रहे हो? जेम्स के अचानक कहने पर जैक्सन के हाथ रुक गए। वो हैरान नहीं होता था, लेकिन यहाँ एक पल के लिए जेम्स को देखने लगा। मैंने कहा था ना, मैं न्यूयॉर्क हासिल करके रहूँगा। डैड। वो सब चीज़ें छोड़कर सीधा हुआ और एन इसके सामने जाकर खड़ा हुआ। आपको पता है मुझे टाइगर्स क्यों पसंद है? वो मुस्कुराती नज़रों से इसे देखने लगा। क्योंकि इसके पंजे में छीनने की एक अलग ही ताकत है। मुझे पार्कर को ख़त्म करना है और न्यूयॉर्क को छीनना है। ये माफिया की गद्दी पर आप हेजी को बिठा दें, फारिग है वैसे भी वो, और आप मेरे बारे में फ़िक्र करना छोड़ दें। वो इसका शाना थपथपाकर बोला। तुम इस गद्दी की अहमियत को समझ नहीं पा रहे। जेम्स चाहता था कि इसके बाद सिर्फ वो जगह जैक्सन की हो, और जैक्सन को परवाह भी नहीं थी। मुझे पता है तुम क्यों जान छुड़वा रहे हो। जैक्सन के लबों पर मुस्कुराहट ठहरी, यानी बिला आखिर बात की तह तक तो पहुंचा था, ताकि तुम्हें शादी ना करनी पड़े, राइट? वो इसे घूरता हुआ बोला। या राइट, पूरे वसूख से बोला। माफिया में आते ही एक क्वीन और जानशीन की ज़रूरत पड़ जाती, जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ना उसे किसी क्वीन की ज़रूरत थी और ना ही किसी बच्चे की। जेम्स नफ़ी में सर हिलाने लगा, जबकि वो अपने वर्कआउट में मगन था। यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो घर लौटी तो इसका दिल नहीं किया कि वो घर के अंदर भी दाखिल हो, लेकिन उसे गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर ही जाना पड़ा था, क्यों ना कि उसे इधर उधर जाने की कभी इजाज़त नहीं मिली थी। वो चाहती थी पार्कर घर पर ना हो, जूलियन घर पर ना हो, और उमेलिया, वो सब कहीं दूर चले जाए। दिल किया घर के बाहर बने पार्क में जाकर बैठ जाए। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो अपने दिल की हर ख्वाहिश का गला घोट कर अंदर आ गई, और अंदर वो सब मौजूद थे। ख्वाहिश का गला घोट कर अंदर आ गई और अंदर वो सब मौजूद थे। एले इन सब के बीच से तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने कमरे में जाने लगी। एले, लिसन टू मी। जूलियन की आवाज़ थी। वो रुकती कि इससे पहले ही पार्कर के तंस ने इसका सर झुका दिया। पूछ लो, इसे सुनाई भी देता है क्या? ये गूंगी और साथ बहरी भी है। पार्कर दिल खोल कर हंसा। बिलाशुबा वो बहुत जालिम आदमी था, और इसके साथ साथ जूलियन भी हंस दिया। जबकि उमेलिया ने पार्कर के हाथ पर हाथ रखा। पार्कर ने वो हाथ झटक दिया। उसे कभी पसंद नहीं थी एले की हिमायत कोई भी करे। मैंने तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। जूलियन ने एले के शाने पर हाथ रखा। एले पल के चुपका कर उसे देखने लगी। मैंने तुम्हें बेच दिया है। और वो एकदम हंसा तो लम्हे के लिए पार्कर भी हैरान हुआ, जबकि उमेलिया अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। जूलियन, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो गुस्से से बोली। चिल करें मॉम, एक घूंगी के बदले $5 मिलियन मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सौदा बेहतरीन है? जूलियन ने कहा, जबकि पार्कर भी खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। किसे बेचा है तुमने? ये पार्कर का सवाल था, जबकि एले बुदबनी सबको देख रही थी। जिसे आप अपनी न्यूयॉर्क का अगला जानशीन बनाने वाले हैं, उसे। जूलियन सुकून से बोलता मुस्कुराया और मुलाजिम से जूस लेकर उसने लबों से लगा लिया। व्हाट? पार्कर दंग रह गया। आर्थर। और वो बड़बड़ाया, जबकि एले ने माँ को देखा जो खुद परेशान थी। यस आर्थर। बस ये समझें कि जुए में एले को हार गया था। अब किसी अरे गहरे के पास जाती तो आर्थर ने मेरी हेल्प की और उसने मेरे हिस्से के $5 मिलियन दे दिए एले के बदले, और एले को मुझसे ख़रीद लिया। सिंपल, आई समझ। ये महंगा सौदा नहीं है। आप दोनों इतना ओवर रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? जूलियन, बहन है तुम्हारी एले, उमेलिया गुस्से से चीखी, जबकि जूलियन ने शाने उचका दिए। ये हमारे घर में वेस्ट है, सिवाय वेस्ट के और कुछ नहीं। तो अब मेरा सर खाना बंद करें। और वैसे भी आर्थर तो डैड का अच्छा बेटा है, फिर आपको क्या तकलीफ़ है? जूलियन भड़का, जबकि उमेलिया ने पार्कर की तरफ देखा। अगर वो उसे मेरी इतनी मेहनत पर पानी फेरने के लिए ख़रीद चुका है तो मैं इसको जान से मार दूंगा। पार्कर ने मुट्ठियाँ भींच ली, जबकि उमेलिया सर थाम गई, और जिसका सौदा हो चुका था वो खड़ी इन सबको देख रही थी कि कहीं उम्मीद की कि रन किसी के मुंह से सुन ले, लेकिन ज़िंदगी हमेशा इतनी ही तल्ख रही है इसके लिए। वो कैसे भूल गई थी। और जब किसी ने इसके हक़ में कोई बात नहीं की और करनी भी नहीं थी तो वो कमरे में आ गई, जबकि पीछे पार्कर आग बबूला हो रहा था। न्यूयॉर्क की अगली गद्दी आर्थर को मिलनी थी। वो पार्कर की पहली वाइफ से था और हमेशा ही पार्कर से अलग रहा था, लेकिन पार्कर जूलियन की सलाहियतों से वाकिफ़ था, तभी आर्थर को ये सब देने का सोच लिया था, क्योंकि इसकी उम्र हो चुकी थी और अगर वो किसी को ना देता तो रूबो फैमिली यकीनन इसकी गर्दन पे चढ़कर इससे ये सदारत ले लेती, जो वो हरगिज़ भी नहीं देना चाहता था। अगर हेज़ल को कैद करके वो जेम्स से न्यूयॉर्क अपने नाम ना कराता तो आज उसे ये जगह कभी ना मिलती। आज जैक तिलमिलाना रहा होता और ना जेम्स कसूरवार बनता अब आर्थर क्वीन के नाम पर। अगर इस घूंगी को दुनिया के सामने लाने वाला था तो वो पागल था। पार्कर ने फ़ोन उठाया और आर्थर को कॉल मिलाई, जबकि उमेलिया एले के कमरे में आई तो वो नैनी की गोद में सर रखे सामने
शीशे में बने अपने अक्स को घूर रही थी। नैनी उसे क्या समझा रही थी वो नहीं जानती थी, लेकिन उसके आते ही वो एकदम खड़ी हो गई। उमेलिया ने उसे बाहर जाने का कहा और एले संभल कर सर झुकाकर बैठ गई। एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा ही है, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आ जाएगी। हाँ, ये सच है कि ये सब अचानक हुआ, लेकिन तुम्हारे भाई ने अच्छा ही सोचा है तुम्हारे लिए। आर्थर न्यूयॉर्क का मालिक बनने वाला है, और क्या चाहिए तुम्हें? अब जो वो कहे वैसा करती रहना, मुझे शिकायत ना मिले, उसने कहा। एले वैसे ही सर झुकाकर बैठी थी और वो कहकर चली गई। नैनी रोने लग गई। वो माँ इतनी सालिम क्यों थी? क्या वो नहीं जानती थी आर्थर क्या है? ये उसे अपनी बच्ची की किसी भी फीलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता था। एले आप कुछ कहें, आप मना करें, नैनी ने उसे झंझोड़ दिया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी माँ उसके बिक जाने पर ऐसे बात कर रही थी जैसे इसका रिश्ता हुआ हो, जैसे अब उसकी शादी होने वाली हो। $5 मिलियन लेकर अपनी जान छुड़ाकर इसके भाई ने बहन को बेच दिया था, और ये इज्जत की बात थी। अब इन $5 मिलियन के लिए आर्थर इसे जो कहता वो करती, क्यों ना कि वो बिक चुकी थी। अब इसकी औकात शायद बस एक काल गर्ल जितनी रह जाती, जो चाहता इस्तेमाल कर सकता था। हाँ, आर्थर ऐसा ही था, वो लड़कियों को बेचता और ख़रीदता था। ये इसका शौक़ था कि इसके बिस्तर पर हर रात एक नज़र लड़की हो, और उसको उसने अपना कारोबार बना लिया, और वो इसी लेन देन से बहुत आगे पहुंच गया। इन सब की कमर तोड़ने वाला तो कोई दुनिया में आया ही नहीं था। एले की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, तो नैनी को लगा इनका दिल फट जाएगा। क्या चाहते हो तुम? पार्कर ने गुस्से से सवाल किया। डैड, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, आर्थर ने जवाब दिया और कॉल काट दी। वो जानता था आर्थर कहाँ मसरूफ़ है। पार्कर ने गुस्से से मोबाइल फेंक कर मारा। इतना गुस्सा करने की बात नहीं है, तुम जानते हो वो तुम्हारा बेटा एक लड़की पर राज़ी नहीं होता। उमेलिया ने उसे समझाया। वो इसको क्वीन बनाएगा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। उसने उसको ख़रीदा ही इसीलिए है। पार्कर एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देता बोला। उमेलिया के लबों पर मालूम नहीं क्यों मुस्कान आ गई, और पार्कर का दिल किया इसका मुंह तोड़ दे। वो इसे दूर धकेल कर वहाँ से निकल गया और सीधा एले के कमरे में घुस गया। नैनी जल्दी से दूर हो गई, और पार्कर ने नैनी को कमरे से निकाल कर आज एले को दिन दहाड़े बिना किसी से डरे और खौफ खाए एले को मारना पीटना था।